नमस्कार। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है कि आखिर हम अपने माता पिता जैसे दिखते तो हैं, पर हूबहू उनके जैसे क्यों नहीं होते। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और इसका जवाब छिपा है ग्रेगर मेंडल की शानदार खोजों में, जिन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी की बुनियाद रखी। तो ये जो सवाल है ना कि हम अपने पेरेंट्स की तरह क्यों दिखते हैं पर एकदम उनके जैसे नहीं, ये कोई नया सवाल नहीं है। सदियों से लोग इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। इसी प्रक्रिया को हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहते हैं, मतलब वो तरीका जिससे जेनेटिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। तो इसकी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के बीच में। जगह है एक मठ का शांत सा बगीचा, और हमारे हीरो हैं एक बड़े ही जिज्ञासु पादरी ग्रेगर मेंडल। उन्हें क्या पता था कि वो प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का पर्दाफाश करने वाले हैं। और देखिए, मेंडल कोई हवा में बातें नहीं कर रहे थे, वो अंदाजा नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बाकायदा एक साइंटिस्ट की तरह काम किया। सोचिए, अपने बगीचे को ही अपनी लैब बना लिया और बहुत ही ध्यान से एक एक प्रयोग करके जवाब ढूंढने में लग गए। और ये कोई एक दो दिन का काम नहीं था, पूरे 7 साल लगे उन्हें। 7 साल तक वो पूरी लगन से अपने प्रयोग करते रहे। और उसी मठ के बगीचे में हुए उनके काम ने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि मेंडल इतने सफल क्यों हुए। उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज छिपा था उनके सब्जेक्ट के चुनाव में। जो चीज उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चुनी वो एकदम परफेक्ट थी। उन्होंने चुना मटर का पौधा, है ना, साधारण सी चीज, पर उनके काम के लिए ये बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि इसे उगाना बहुत आसान था, इसकी देखभाल में ज्यादा झंझट नहीं थी, और सबसे जरूरी बात, मेंडल इसके ब्रीडिंग यानी प्रजनन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते थे। कब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, कब क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब उनके हाथ में था। इसी वजह से उन्हें बिल्कुल साफ सुथरे और सटीक नतीजे मिले। तो चलिए अब सीधे उनके एक्सपेरिमेंट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने असल में किया क्या। उनका जो पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट था उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये नाम सुन के घबराना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि मेंडल ने एक बार में सिर्फ एक ही गुण या एक ही ट्रेट पर ध्यान दिया, जैसे कि पौधे की लंबाई। उन्होंने एक लंबे मटर के पौधे को एक बौने पौधे के साथ क्रॉस पॉलिनेट कराया। वो बस ये देखना चाहते थे कि अगली पीढ़ी में जो पौधे उगेंगे उनकी लंबाई क्या होगी। और जो नतीजे आए वो बड़े हैरान करने वाले थे। पहली पीढ़ी में तो सारे पौधे लंबे थे, लेकिन जब उन लंबे पौधों से दूसरी पीढ़ी उगाई गई तो उसमें लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे मिले। और कमाल की बात यह थी कि उनका अनुपात लगभग हमेशा 3:1 का होता था, यानी 3 लंबे पौधे तो एक बौना पौधा। ये एक बहुत बड़ा क्लू था। इससे साफ हो गया कि गुण आपस में घुल मिल नहीं जाते जैसा कि पहले लोग सोचते थे। यहाँ कुछ और ही चल रहा था। अब मेंडल रुके नहीं। उन्होंने सोचा, चलो इसे एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। इस बार उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 गुणों को एक साथ ट्रैक किया, जैसे कि बीज का आकार गोल है या झुर्रीदार, और बीज का रंग पीला है या हरा। और यहाँ भी उन्हें एक फिक्स्ड पैटर्न मिला, एक प्रिडिक्टेबल रेशियो 9:3:3:1 का। इसका मतलब ये था कि एक गुण का मिलना, जैसे बीज का रंग, दूसरे गुण पर यानी बीज के आकार पर कोई असर नहीं डाल रहा था। दोनों आजाद थे। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से जेनेटिक्स की कुछ बहुत जरूरी टर्म्स बनी। पहली है जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब किसी भी जीव का अंदरूनी जेनेटिक कोड जो हमें दिखाई नहीं देता। और दूसरी है फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब वो गुण जो हमें असल में दिखाई देते हैं, जैसे पौधे का लंबा होना या बीजों का पीला होना। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स, इन सारे नंबर्स और पैटर्न्स से मेंडल ने आखिर क्या नतीजा निकाला? खैर, उन्होंने आनुवंशिकता के 3 ऐसे बुनियादी नियम बनाए जो आज भी जेनेटिक्स की नींव माने जाते हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। मेंडल ने देखा कि कुछ गुण डोमिनेंट यानी प्रभावी होते हैं और वो दूसरे रिसेसिव यानी अप्रभावी गुणों को दबा देते हैं, उन्हें छिपा देते हैं। याद है वो लंबे और बौने पौधे वाला एक्सपेरिमेंट? पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे क्यों थे? इसी नियम की वजह से, क्योंकि लंबा होने का गुण बौने होने के गुण पर डोमिनेंट था। दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या विसंयोजन का नियम। इसका मतलब है कि हर गुण के लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं, एक माँ से और एक पिता से। मेंडल ने इन्हें फैक्टर्स कहा था, आज हम इन्हें एलील्स कहते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये दोनों फैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं और बच्चे को हर माता पिता से सिर्फ एक ही मिलता है। और तीसरा नियम है
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर है बहुत सीधा। इसका मतलब है कि अलग अलग गुण एक दूसरे से आजाद होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। जैसे हमने देखा था, बीज का रंग क्या होगा इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बीज का आकार क्या होगा। सब अपना अपना रास्ता चुनते हैं। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा और ये सब इतना जरूरी क्यों है। सबसे बड़ी बात जो मेंडल ने हमें बताई वो ये कि गुण आपस में मिक्स नहीं होते, बल्कि वो जीन्स नाम की छोटी छोटी यूनिट्स के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उन्होंने ही हमें डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में बताया, जिससे हमें समझ आया कि क्यों कुछ गुण कभी कभी एक पीढ़ी छोड़कर दिखाई देते हैं। और सबसे अहम, उन्होंने साबित किया कि ये सब कुछ तुक्के से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे पक्के गणितीय नियम काम करते हैं। यही नियम है जो हमारे चारों तरफ की जिंदगी को चलाते हैं। तो मेंडल के नियमों ने जेनेटिक्स की बुनियाद तो रख दी, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। इन नियमों ने एक ऐसे दरवाजे को खोला है जिसके पीछे हमारी जेनेटिक कोडिंग की एक बहुत बड़ी और उलझी हुई दुनिया है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? कभी-कभी ये नियम टूटते भी हैं, और जब ऐसा होता है तो और भी ज्यादा रोमांचक खोजें सामने आती हैं। Subscribe and join our community of science lovers.